नेशनलिज्म क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो उससे पहले कहते हैं कि पैट्रियोटिज्म क्या है, देशभक्ति क्या है? पैट्रियोटिज्म इज बेसिकली लव फॉर द कंट्री और रीजन, अपने देश से प्यार पैट्रियोटिज्म है। लेकिन अगर उसी पैट्रियोटिज्म में आप ऐड कर दें एक कॉमन हिस्ट्री और कल्चर को, जैसे कि आप हड़प्पा से रिलेट कर पाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदारो पाकिस्तान में है, लेकिन आज भी हमें लगता है कि वो हमारा अपना है। तो ये एक फीलिंग है जो डेवलप होता है, क्यों? क्योंकि हमारा एक कॉमन हिस्ट्री रहा है। कॉमन शेयर्ड वैल्यूज की बात करें, जैसे कि और कहे जिए और जीने दो, अतिथि देवो भव, अगर कोई कहे कि बड़ों का आदर करो, तो लगता है इंडियन थॉट्स है। बड़ों का आदर करो इंडियन थॉट्स है ना। तो ये हो गया। दूसरा है कॉमन शेयर्ड फ्यूचर गोल्स और एस्पिरेशंस। तो नेशनलिज्म को अगर डिफाइन किया जाए तो कह सकते हैं कि इट इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट based on love for a country and people, but also linked with identity, that is shared history and culture, shared values, shared aspirations for the well-being of nation and its people, लोगों के लिए और देश हित। एक और सवाल आता है कि जो इंडियन नेशनलिज्म है, क्या वो ब्रिटिश की वजह से आया? तो ये ऐसा कहना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जापान कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ, वहां पे ब्रिटिश का राज नहीं था, फिर भी वहां नेशनलिज्म आया। तो इंडिया में भी आता, हो सकता है 10 सालों के बाद आता, पर आता जरूर, क्योंकि ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। एक जगह से डेवलप होकर दूसरी जगह जाता ही जाता। तो कोलोनिज्म का क्या योगदान है? इसने एक कैटलिस्ट के तौर पे काम किया। इसने क्या किया, लोगों के अंदर एक फीलिंग डेवलप करी कि उनका दमन हो रहा है, और इससे हेल्प हुआ कि सब लोग यूनाइटेड हो गए, कि सबका दमन हो रहा था। केरला में बैठे हुए इंसान को ये फीलिंग होना शुरू हो जाए कि दिल्ली में बैठा हुआ इंसान का भी दमन हो रहा है, दोनों एक है, तभी तो नेशनलिज्म होगा ना। तो इंडियन नेशनलिज्म वाज बोथ अ प्रोडक्ट ऑफ colonialism एंड coincided with colonialism। कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडियन कॉलोनिज्म आया, पर सबसे पहले किसके अंदर आया? सिटीज में रहने वाले लोगों के अंदर आया। एजुकेटेड मिडिल क्लास जो था, जो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के सिटीज में रहता था, उनके अंदर आया। कब आया? 1850s के आसपास से शुरू होता है, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। क्यों होता है, कौन से फैक्टर्स हैं, वो समझते हैं। तो पहला इन्फ्लुएंस, प्रभाव किसका? मॉडर्न लिबरल पॉलिटिकल थॉट्स का। ये मॉडर्न लिबरल पॉलिटिकल थॉट्स क्या थे? जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस एंड सिटीजनशिप। इसकी बात दुनिया में चल रही है। इन सारे मुद्दों, इन पांचों मुद्दों पे बात दुनिया में चल रही है। अमेरिका में चल रहा है, फ्रांस में चल रहा है, बाकी सारे देशों में चल रहा है। तो वहां से कूदते कूदते इंडिया में आया। लोगों, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उनको ये समझ में आया कि यार हमारा देश भी वैसा बन सकता है। तो ये पहला रीजन था, जो मॉडर्न लिबरल पॉलिटिकल थॉट से, उसकी वजह से। दूसरा, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज था, उसका क्रिटिक पब्लिश होना शुरू हुआ न्यूज़पेपर में। कौन से पॉलिसी? जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ, हैंडलिंग ऑफ हिमायंस, कि सुखाड़ चल रहा है फिर भी लोग टैक्स कलेक्शन पे ध्यान, ब्रिटिश ऑफिशियल्स टैक्स कलेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, पॉवर्टी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मतलब जो इंडियन इंडस्ट्री, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसे जानबूझ के तबाह किया जा रहा है। ये सारा चीज जब पब्लिश होना हो शुरू हुआ न्यूज़पेपर में, तो जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उनको समझ में आने लगा कि यार सही है, पूरा इंडिया को तबाह किया जा रहा है एक पूरे स्ट्रेटजी की तरह। ठीक है। उसके बाद कल्चरल कॉन्शियसनेस, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी आपने पढ़ा होगा। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी ये कहता है कि इंडिया में कुछ अच्छा है ही नहीं, और भगवान ने व्हाइट मैन को ये दिया है काम कि इंडिया को सुधारे, इंडिया के कल्चर को बेहतर बनाए। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग शुरू करते हैं डिग करना, पास्ट में, एंशिएंट में जाते हैं। अब ध्यान रहे कि 1915 के आसपास, 1920s के आसपास जाकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज होता है। मतलब उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन था ही नहीं कुछ। तो ये लोग जाते हैं एंशिएंट में। एंशिएंट में कहाँ जाते हैं? ये पहुंचते हैं वैदिक पीरियड में और गुप्ता पीरियड में, और ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उस समय क्या अच्छा था हमारा, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ अच्छा था। तो वो कल्चरल कॉन्सियसनेस रेज किया गया। कैसे रेज किया? कभी पब्लिशिंग, अगेन मास मीडिया ने बहुत काम किया उस दौरान, तो प्रेस ने काम किया। तो the cultural consciousness which emerged due to socio-religious reform movements also helped in developing national consciousness, especially among the upper caste Hindus। अब ये हिंदूज में इसकी वजह से एक प्रॉब्लम है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम माइनर डिवीजन शुरू हुआ यहाँ पे, जिसे हम आगे समझेंगे। जैसे राजा राम मोहन राय आए, इन्होंने काम किया चाइल्ड मैरिज के ऊपर, पोलीगैमी के ऊपर, वुमेन की लिटरेसी के ऊपर, विडोज की क्वालिटी, डिग्रेडेड लाइफ के ऊपर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन थ्रू एजुकेशन। दयानंद सरस्वती ने बोल दिया गो बैक टू वेदा, वैदिक पीरियड और गुप्ता पीरियड पे इन्होंने फोकस किया। विवेकानंद जाके स्पीच देते हैं कि हिंदुइज्म क्या है, शिकागो में बैठ करके अमेरिकन को बताते हैं। क्यों बताते हैं? ताकि लोग जागरूक हो, लोगों के बीच ये कॉन्सियसनेस पैदा हो कि हिंदुइज्म इतना भी पिछड़ा हुआ नहीं है। जो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी कह रहा है ना, वो एक्चुअल में उनका है ही नहीं, उनसे बेहतर सिविलाइजेशन रहे हैं आज तक। अब इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं।
जैसे कि रोल ऑफ प्रेस, प्रेस ने बहुत काम किया लोगों को कंसेशन जगाने में। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जैसे कि रोड्स बन गए, रेलवेज बन गई। हालांकि ये बनाया गया ब्रिटिश अपने अपने फायदे के लिए उन्होंने बनाया, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया, मिलिट्री मूवमेंट के लिए बनाया, लेकिन उससे हमारे लोगों ने भी ट्रैवल किया एक जगह से दूसरे जगह, उनके आइडियाज उनके थॉट्स को स्प्रेड करने में। पोस्ट और टेलीग्राम का कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया अपने थॉट्स को स्प्रेड करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इन यूनाइटिंग इंडियंस। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया थ्रू मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस। जैसे मान लो कि ये आईपीसी है, आईपीसी तो ऑल इंडिया में एक ही है ना, 1860 में जो डेवलप होता है वो एक ही है, इंडियन पीनल कोड। और उसी के अंदर कोई भी क्राइम करो, आप केरला में क्राइम करो या फिर आप तमिलनाडु में क्राइम करो या आप बिहार में क्राइम करो या आप यूपी में क्राइम करो, आपको सजा तो वही मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ये चार फर्स्ट हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, इलाहाबाद में। कोई भी क्राइम करो इन हाई कोर्ट्स के पास जाने पर के बाद ये लोग एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे ना, उस टाइम का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसे देखेंगे, उस टाइम का जो एक्ट्स होगा उसे देखेंगे, अकॉर्डिंगली पनिशमेंट देंगे। तो ये सब भी एक तरह से हेल्प किया यूनिफिकेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है। अब जब हाई कोर्ट्स की बात होगी तो इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। कौन कौन सा हाई कोर्ट्स है, ये रहा उनका लिस्ट 25 का। कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे हाई कोर्ट नहीं है, उसमें है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है। इन चार स्टेट में हाई कोर्ट अभी भी नहीं है। उसके बाद कुछ हाई कोर्ट्स है जिसके पास एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन दिया गया, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट के पास कहाँ कहाँ का है, महाराष्ट्र का तो पूरा हो ही गया, फिर दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव और गोवा, ये सब बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जाएगा। कोलकाता के पास किसका है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का है। मद्रास हाई कोर्ट के पास किसके पास है, पौंडीचेरी का है, अपार्ट फ्रॉम तमिलनाडु। गुवाहाटी के पास किसके पास है, आसाम में है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये चारों स्टेट का है। केरला में केरला प्लस लक्षद्वीप, पंजाब और हरियाणा में चंडीगढ़ साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है। तो इन कोर्ट्स के पास एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन है। ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी की बात करेंगे। इसमें बहुत सारे थीरीज हैं। हम बेसिकली दो थीरीज को डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। एक जो थ्योरी हम डिस्कस करेंगे वो क्रिटिक्स का डिस्कस करेंगे और दूसरा हम नेशनलिस्ट का डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये सवाल आपसे 150 से 250 वर्ड्स के लिए कभी पूछ ले। तो अगर आपसे एक सवाल पूछा है तब कोई आंसर कैसे करना है, तो आपको पहले तो 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ये तो क्लियर है। 5 पॉइंट्स लिखने हैं। पहले अब इसको पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट्स के बाद आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है और एक्सप्लेनेशन के बाद आपको उसका एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है। सब में ऐसे करना, पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल, पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल, पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल, ऐसे पांचों के लिए लिखना है। आपको 6 पॉइंट लिखना है, 7 पॉइंट लिखना है, लेकिन लिखने का जो पैटर्न होगा वो यही होगा। सबसे पहले पॉइंट्स, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ एविडेंस भी लिख सकते हो। ठीक है। अब मान लो कि 250 लिखा, तब तो आपको तीनों लिखना ही है 250 वर्ड्स के लिए। लेकिन अगर 150 वर्ड्स में लिखने के लिए बोल दिया तो आप कहीं कहीं एग्जाम्पल को स्किप कर देंगे, पर लिखने का जो लोकल पैटर्न होगा वो यही होगा। अब आईएनसी के लिए दो थीरीज पॉपुलर हैं। पहला है क्रिटिक का थीरी, वो समझते हैं। उन्होंने कहा कि आईएनसी को बनाया गया एज अ सेफ्टी वेल्व। सेफ्टी वेल्व का काम क्या होता है प्रेशर कुकर में, कि जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर प्रेशर बढ़ा, सेफ्टी वेल्व पॉप अप हुआ, प्रेशर को रिलीज कर दिया, फिर नॉर्मल हो गया। ये प्रेशर कुकर नॉर्मल खाना बनाएगा, लंबे समय तक प्रेशर कुकर चलेगा, फटेगा नहीं। सिमिलरली अगर देखा जाए तो पहले 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ उसके बाद ये सब सोचा गया। 1885 में बनता है आईएनसी और 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ है। लोगों के बीच क्या आएगा, गुस्सा आएगा, एंगर आएगा। वो एंगर किसके पास जाएगा, रिवॉल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा एंगर बढ़ेगा। तो उन्होंने एंगर को चैनलाइज किया, आईएनसी के पास भेजा। आईएनसी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिनके पास बोला कि जो लोगों का गुस्सा है ना वो आप तक पहुंचे, आपके पास वो डिमांड है और आप डिमांड के फॉर्म में उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पेश कीजिए। उसमें से एक आध दो डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लेगी और ये लोगों का एंगर कंट्रोल हो जाएगा। तो एज अ सेफ्टी वेल्व जैसे प्रेशर कुकर को प्रोटेक्ट करता है, आईएनसी प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस टाइम पे। ठीक है। अब ये जो बात आई वो कहां से आई, तो लॉर्ड वुटनबर्ग नाम का एक हिस्टोरियन है, इसने क्लेम किया, इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पर इसने क्लेम किया एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के बारे में, कि ऐसा एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि एओ ह्यूम और उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन, इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हुआ है और इस कम्युनिकेशन का नतीजा है आईएनसी।
इसी बेसिस पर कहा गया है कि जो आईएनसी बना है वो एक्चुअली ब्रिटिश लोगों ने बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि ब्रिटिश का जो शासन है वो लंबे टाइम तक चले, विदाउट अफेक्टिंग ब्रिटिश अंपायर लंबे टाइम तक इंडिया में कंटिन्यू करे। तो जो एविडेंस है, जो फैक्ट है वो यही है कि लॉर्ड ओडेनबर्ग ने क्लेम किया है, इस क्लेम पे है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सेफ्टी वैल्व का कॉन्सेप्ट दिया गया, जो सेफ्टी वैल्व बोला गया है, ये किसने बोला है? ये बोला है लाला लाजपत राय ने। इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है शेर पंजाब। इन्हीं का नाम है पंजाब केसरी। ठीक है। अगर आपको बताना है तो मुझे बताइए कमेंट करके कि शेर कश्मीर कौन है। मुझे बताइए शेर बंगाल कौन है। तो आप ये दोनों का नाम मुझे कमेंट करके बताइए। इससे आपका प्रीलिम्स का तैयारी हो जाएगा। तो ओवरऑल बात क्या समझ में आई? एओ ह्यूम नाम का एक आदमी है, ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। दूसरा लॉर्ड डफरिन है। इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिलता है किसको? लॉर्ड वुटेनबर्ग को। इसे मिलता नहीं, ये क्लेम करता है कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट है। इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हुआ है और इसी की वजह से आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ है। सेफ्टी वेल्व इसलिए बोला गया इसको, और सेफ्टी वेल्व का नाम जो दिया वो लाला लाजपत राय ने दिया है। ठीक है। ये जो आईएनसी बना है वो 1885 में बना है। ये सारा हो गया बात क्रिटिक का। अब हम बात करेंगे नेशनलिस्ट का सोच क्या है और क्यों है। नेशनलिस्ट का कहना यह है कि 1860s में, 70s में और 80s में बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बने, रीजनल ग्रुप्स बने, और इन रीजनल ग्रुप्स के बीच इंटेलेक्चुअल माइंड्स था, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनका ग्रुप बना। और ये अक्सर मिलते थे दो घरों में। कहाँ मिलते थे? एओ ह्यूम के घर पे मिलते थे, और यहाँ मिलते थे दादा भाई नौरोजी के घर में। दादा भाई नौरोजी के घर में। और इनके घर में मिलते मिलते ऐसा हुआ, एक डेवलपमेंट किया, ठीक है, एक ऑल इंडिया लेवल पे एक ग्रुप बनाते हैं, और फाइनली वो फॉर्म में आया आईएनसी के, जो बना 1885 में। ठीक है। या एओ ह्यूम का नाम, पूरा नाम क्या है, कभी हो सकता है पूछ दे, तो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। एक और बात, ये जो मीटिंग, पहली मीटिंग होने वाली थी ना, ये आईएनसी की पुणे में होने वाली थी 1883 में। लेकिन प्लेग आ गया, इसकी वजह से ये मुंबई में हुआ 1885 में, और तब आईएनसी का स्थापना होता है। तो अक्सर कभी आपसे सवाल पूछ दे कि जो प्लान ओरिजिनल वेन्यू था आईएनसी का फर्स्ट मीटिंग का, वो कहाँ पे था, तो वो पुणे में था। ठीक है। अब जो नेशनलिस्ट ने ऐसा बोला, वो किस बेसिस पे बोला? तो उनका पहला बेसिस ये था कि ऐसा कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं, आज तक तो नहीं मिला। आगे कभी मिल जाए तो हो सकता है ये स्टेटमेंट उनका चेंज हो जाए। पहला ये। दूसरा उनका स्टेटमेंट ये था कि कई सारे मीटिंग्स एओ ह्यूम के घर पे और दादा भाई नौरोजी के घर में हुआ था, जिसमें 80s में, 70s में, 60s में जो फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, वो जाके अक्सर यहाँ मिलते थे, जिसकी वजह से उन्होंने डिस्कस किया कि ऑल इंडिया लेवल पे हमें ग्रुप बनाना है, और फाइनली आईएनसी बनता है। ठीक है। अब जब आईएनसी 1885 में बना, तो 1885 से लेकर के 1905 तक के फेज को हम बोलते हैं मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज में इनका डिमांड्स क्या था, गोल्स क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, ये समझेंगे। तो इन्होंने पूर्ण स्वराज नहीं मांगा, स्वराज भी नहीं मांगा, क्योंकि स्वराज कब मांगा गया है? स्वराज मांगा गया है पहली बार 1906 में, जिसमें प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है। जो पूर्ण स्वराज है वो पहली बार 1929 में मांगा गया, लाहौर सेशन में, जब जो प्रेसिडेंट थे वो पंडित नेहरू थे। ठीक है। तो जब यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं मांगा जा रहा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगा जा रहा, तो मांगा क्या जा रहा है? डिमांड्स था क्या? तो पहला इनका डिमांड था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स है ना, वो बढ़ाई जाए इंडियंस की, एग्जीक्यूटिव के अंदर एज वेल एज लेजिस्लेटिव के अंदर। मतलब इंडियंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो नंबर ऑफ सीट्स था उसको बढ़ाया जाए, ये पहला डिमांड था। दूसरा डिमांड इनका ये था कि जुडिशियरी को और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया जाए। तीसरा इनका डिमांड था कि जो सिविल सर्विस है उसे इंडियनाइज किया जाए, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस। इंडियनाइजेशन क्यों किया जाए? क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम होता था उसमें लंदन में, तो उन्होंने कहा इंडिया में भी कराइए अब, ताकि इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकें। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो सिलेबस है ना, उसे चेंज कीजिए। सिलेबस जो इंग्लिश फ्रेंडली है, उसमें इंग्लिश का हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री ज्यादा है, उसे थोड़ा इंडियनाइजेशन कीजिए। ठीक है। चौथा उनका डिमांड था कि टैक्स यानी लगान को कम किया जाए। पांचवा उनका डिमांड था कि जो एक्सपेंडिचर है उसे कम किया जाए। किस पर? आर्मी पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर।
वो कहते थे कि बहुत ज़्यादा आप आर्मी मेंटेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गन्स खरीद रहे हैं, वो क्यों खर्चा कर रहे हैं? क्योंकि वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा टैक्स से आ रहा है, जो हम टैक्स दे रहे हैं। तो जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो मनी हमारा दिया हुआ पैसा है, पब्लिक का पैसा है, उससे आप पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कीजिए ना। पब्लिक वेलफेयर में क्या आ जाएगा? आप हॉस्पिटल्स बनवाइए, आप मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाइए, आप एजुकेशन इंप्रूव कीजिए, आप साथ-साथ हो सकता है जॉब्स प्रोवाइड कीजिए। ये सारी चीज़ें कीजिए ना हमें। तो ये सारा डिमांड्स रेज़ करते हैं, ये 5 डिमांड्स रेज़ करते हैं कौन? मॉडरेट्स वाले। इसमें ना स्वराज का डिमांड होता है, ना पूर्ण स्वराज का डिमांड होता है। स्वराज 1906 में आया है, पूर्ण स्वराज 1929 में आया, 1929 में। यहाँ पे कलकत्ता सेशन है, यहाँ पे लाहौर सेशन है। यहाँ पे जो है पंडित नेहरू प्रेसिडेंट है, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट है 1906 में। ठीक है?